भगवान परशुराम जी की जय। भगवान परशुराम जी की जय। मंच पर उपस्थित श्री रणबीर गंगवा जी, डिप्टी स्पीकर हरियाणा, स्वामी जी श्री सूर्यानंद सरस्वती जी, आदरणीय हमारे बड़े श्री हरिराम दीक्षित जी, आज के आयोजक श्री सुशील कौशिक जी, मेरे भाई, मंच पर विराजमान सभी गणमान्य ब्राह्मण समाज के सदस्य, मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, भाइयों, आप सबको कार्तिकेय शरण रत्ना की तरफ से राम राम। मैं ना तो मुख्य अतिथि के तौर पे आपके बीच में आया हूँ, ना तो किसी सांसद के तौर पे, मैं तो एक भाई और बेटे के नाते आपके बीच में आया हूँ। सबसे पहले तो मैं, आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, बड़ों ने आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ कि आप सब ने मेरी हौसला अफजाई की और मुझे इतना मान सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे ब्राह्मण समाज का, पूरे कार्यक्रम के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, सुशील भाई का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ क्योंकि आज हिसार आना हुआ है और मुझे खुशी है कि ये कार्यक्रम हिसार में हो रहा है, क्योंकि हिसार हरियाणा की धरोहर है और कहीं ना कहीं जितने भी बड़े उद्घोष होते हैं वो हिसार से उसका कोई ना कोई सरोकार रहता है। हिसार से मेरा एक नाता और भी है, जो हमारे बड़े रणबीर गंगवा जी जो डिप्टी स्पीकर हैं, आपकी विधायक भी हैं, मुझे उनकी वोट भी मिली थी राज्यसभा के चुनाव के अंदर, तो उस नाते से आपका भी हक है मेरे पे, मेरी सांसदी पे भी। मैं बात रखना चाहता हूं कि किस तरीके से पंडित विनोद शर्मा जी ने अपने सार्वजनिक जीवन के अंदर हमेशा समाज के लोगों के, पिछड़े वर्ग के को मान देते हुए, समझते हुए उनका अपनी नीतियां तय की और अपना राजनीतिक सफर तय किया। मैं सिर्फ इतना ही नहीं, जब मैं सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में आया तो मुझे कई सी बातें पता लगी। सबसे पहले तो मैंने इस बात का संकल्प लिया कि मैं पूरे हरियाणा में घूमूंगा, लोगों से मिलूंगा, समाज में घूमूंगा, बात करूंगा, समझूंगा कि क्या दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। और जब मैं लोगों के बीच में गया तो मुझे ऐसा व्यतीत हुआ कि खासकर ब्राह्मण समाज में नाराजगी, कुछ विषयों को लेकर नाराजगी। ऐसा भी था कि कई जगहों पर जो बातें ब्राह्मण समाज रख रहा था या रखना चाहता था, वो सही जगह तक नहीं पहुंच पाती। तो एक तरफ तो प्रदेश में जब मैं लोगों के बीच में घूमा तो मुझे यह एहसास हुआ कि लोगों की मंशा क्या है, और दूसरी तरफ जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम करना शुरू किया तो मैं उनकी सोच से भी वाकिफ हुआ, उनकी सोच जानने का मौका मिला। तो पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। वे सबका हरियाणा एक हरियाणवी के मंत्र पे चल रहे हैं कि वो किसी के भेदभाव के बिना सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो कमी कहाँ रह गई, मैं सोचने में मजबूर हूँ। तो पता लगा कि कमी यह रह गई कि जो हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग थे, जो राजनेता थे, जिनका दायित्व बनता था कि वो हमारे समाज की बात रखें, सही पटल पे रखें, सही जगह तक पहुंचाए, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई। इसी कारणवश पिछले साल मैंने आप सबके भाइयों से, बड़ों के आशीर्वाद से ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया करनाल में, एक ही औचित्य से कि जो भी समाज की प्रमुख मांगे हैं, जो भी समाज की प्रमुख डिमांड्स हैं, उनको हम सही पटल पे, सही जगह पर, सही व्यक्ति के सामने रख सकें। और ऐसा आप सबके सहयोग से, जितने भी यहाँ पर हरियाणा के हर जिले से आए ब्राह्मण समाज के मेरे बड़े बुजुर्ग भाई, सब ने सहयोग दिया। आपने मेरे परिवार को, पंडित विनोद शर्मा जी को, और मैंने जब भी आपसे कोई अनुरोध किया, आपने हमेशा, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आज, आपने हमेशा बढ़ चढ़ के उसका साथ दिया है और आप सब ने इस कार्यक्रम में को सक्सेसफुल करने के लिए आप सब ने भी साथ दिया। जिंदाबाद।
खुशी है कि हमने जो 13 डिमांडें रखी माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे, उनमें से 12 डिमांडें उन्होंने मान ली और 12 में से लगभग 10 पूरी हो चुकी हैं और 2 बहुत जल्दी पूरे होने वाली हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं आज पुणे धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हमारी मानने का काम किया। लेकिन मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि जो बात हमारे बड़े हरिराम दीक्षित जी ने अभी इससे पहले मुझसे पहले मंच पे बोली, मैं सबसे पहले आपको आश्वासन देके जाता हूं कि जब तक ये 200 बच्चों की नौकरियां नहीं लगेंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जिस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्गों ने परिश्रम किया है, प्रयास किया है, चाहे वो पंडित विनोद शर्मा जी हों, चाहे हरिराम दीक्षित जी हों या अन्य लोग जिन्होंने एक स्वप्न देखा कि भाई किस तरीके से हमारी युवा पीढ़ी को नौकरियां मिल सकती हैं, किस तरीके से उनको रोजगार मिल सकता है, किस तरीके से उनके घर बच सकते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर काम करने का काम किया। ये तो मैं तब सार्वजनिक जीवन में नहीं था, लेकिन सरोकार जरूर था, मिलने का मौका मिलता था, बातचीत करने का मौका मिलता था और पंडित विनोद शर्मा जी से सीखने का भी मौका मिलता था। तो मैं आज इस मंच से भी आपको आश्वस्त करने चाहता हूं पूरे समाज को कि जो दिखाया हुआ रास्ता पंडित विनोद शर्मा जी का है, जिन मूलों पे, जिन सिद्धांतों पे उन्होंने अपना जीवन जिया है, मैं भी उन्हीं सिद्धांतों पे जीऊंगा, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चलूंगा, उसी तरीके से समाज की मदद करूंगा, समाज के लिए काम करूंगा। हरिराम दीक्षित की जय हो, भगवान परशुराम की जय हो, भाई कार्तिकेय शर्मा की जय। मैं उल्लेख करना चाहता हूं इस बात का, जैसे पंडित जी ने बताया, दीक्षित जी ने बताया कि किस तरीके से कई सालों से प्रयासरत थे कि किसी तरीके से ये सिरे चढ़े ईपीपीजी वाला मुद्दा, तो उससे भी हमें एक चीज सीखने को मिली कि हमें व्यवस्थित तरीके से, बिना कोई प्रदर्शन किए, बिना कोई धरना किए, किस तरीके से हमें अपनी बात रखने का मौका मिला, लेकिन सही जगह पर सही तरीके से बात रखने का मौका मिला। और जब वो रखी गई तो उसको मनवाने का काम भी पंडित विनोद शर्मा जी ने वो किया। चाहे वो ईपीपीजी की बात करें, चाहे वो धोलीदारों की जमीन की बात करें और धोली के हक की बात करें, या फिर अभी जो हाल ही में फरावर की जमीन का जो मुद्दा था, जो कि एक बहुत ही देर से लंबा चला जा रहा मुद्दा था, उसकी बात करें। मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं, ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब ये बात विनोद शर्मा जी के सामने आई और जयपाल शर्मा जी ने ये बात रखी कि जी सरकार का धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने लीज के पुराने पैसे भी माफ कर दिए और सिरे से नई लीज भी दे दी जमीन की। लेकिन विषय ये है कि जिस तरीके से लीज पहले खराब हुई थी वैसे दोबारा ना खराब हो जाए। तो विनोद शर्मा जी ने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था बनाइए जिसके अंदर आने वाले 33 साल में ये व्यवस्था कभी भी खराब ना हो सके, और उसी के तहत ये 50 लाख रुपए की एफडी कराने का काम किया, ताकि हर साल जो लीज के पैसे हैं वो संस्थान को मिल सके और कभी भी संस्थान को इधर उधर झांकना ना पड़े। मैं उसी क्रम की संख्या के अंदर आगे बढ़ते हुए आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमें ब्राह्मण समाज ने देश के अंदर, देश की आज़ादी से लेकर आज तक एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो या उसके बाद जब जब देश को जरूरत पड़ी है तो ब्राह्मण समाज ने आगे बढ़ चढ़ के पूरे देश का साथ दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्राह्मण समाज ने हरियाणा में 36 बिरादरी को बांधने का भी काम किया है, सबको साथ लेकर चलने का भी काम किया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो अलग हमारे बड़ों बुजुर्गों ने जगाई है, मैं अपने युवा साथियों से, बहनों से, भाइयों से, बच्चों से, सबसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि उसको आगे बढ़ाने का, आगे ले जाने का दायित्व अगली पीढ़ी का है, हमारा है, हम सब का है। जितने युवा लोग यहाँ पर आज इस पंडाल में बैठे हैं, जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने तो अपना काम किया है, उन्होंने तो अपना दायित्व निभाया है,
आने वाला टाइम आपका है, हमारा है, और हम सब मिलजुल के जो चुनौतियां रही हैं समाज की, जो भी चुनौतियां रही हैं उनका सामना करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक सुचारू रूप से जब अपनी बात रखेंगे, सक्षम तरीके से अपनी बात रखेंगे, एकजुट होकर अपनी बात रखेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी या हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। मैं एक बार पुणे माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि जो योजनाएं विनोद शर्मा जी ने 2014 में जिसका उल्लेख किया था, चाहे वो मेरिट पे नौकरी देने की बात थी, चाहे वो इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने की बात थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी साफ छवि की सरकार चलाकर ये इंटरव्यू सिस्टम खत्म करके मेरिट पर नौकरी देने का काम किया है। इससे पूरे हरियाणा के युवाओं का फायदा हुआ है, बच्चों का फायदा हुआ है। मैं आज मंच से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि पिछले जब ये विषय चल रहा था फिरावर की जमीन का, तो कई विभिन्न प्रकार की बातें आई और कई विभिन्न प्रकार की बातों को सामने रखा गया। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, एक युवा होने के नाते और राज्यसभा में हरियाणा की आवाज़ उठाने के नाते मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ लोग भगवान परशुराम जी की बात करते हैं, शस्त्र की बात करते हैं। तो मैं ब्राह्मण के होने के नाते एक ब्राह्मण के धर्म की बात करना चाहता हूँ। ये सही बात है कि परशुराम जी ने शस्त्र उठाया था, और जब अति होती है तो शस्त्र उठाते हैं, लेकिन शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए शस्त्र उठाने के लिए। जब तक शास्त्र का ज्ञान नहीं होता तब तक शस्त्र उठाने का कोई औचित्य नहीं है। बहुत बड़ी बात। तो मैं अपने युवा साथियों से भी यही कहना चाहता हूँ कि जो शास्त्र के ज्ञान से की जो धारा है उसको कम ना आंकिए, शास्त्र ज्ञान की धारा को कम मत समझिए, क्योंकि जो शास्त्र में लिखा है वही साइंस आज दोबारा पहचानने की कोशिश कर रहा है, हजारों साल बाद। मुझे पिछले महीने अयोध्या जाने का मौका मिला, और जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या में, तो अपने आप मुझे सामने से उनको देखने का मौका मिला। आज मैं ये बात पूरे गौरव से कह सकता हूँ, हर्ष से कह सकता हूँ कि हमारे देश का समय आ गया है, आने वाला समय भारत का है। और जब देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं कि आने वाले 25 साल में 2047 तक भारत एक विकसित देश के तौर पर काबिज होगा, तो हमारे को उनकी सोच की भी प्रशंसा करनी चाहिए कि पिछले 75 साल में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं सोचा कि हम भी एक विकसित देश के तौर पर काबिज हो सकते हैं। तो मैं आज बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए जो बातें मेरे सामने और समक्ष रखी गई हैं उनका भी उल्लेख करना चाहता हूँ। एक बात आई है जो यहाँ पर ये 1000 गज का जो प्लॉट की बात मेरे आगे और माननीय डिप्टी स्पीकर साहब के सामने रखी गई है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है, और मैं अपना पूरा सहयोग नहीं दूंगा, मैं आश्वासन देके जाता हूँ कि ये मैं करा के दूंगा भाई कार्तिकेय शर्मा, ताकि जो बच्चों को सुविधा मिल सके वो तैयारी कर सके। और मैं एक और बात बोल के जाता हूँ, मैं आश्वासन इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि माननीय मनोहर लाल जी एक यशस्वी मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, और जो बात सही तरीके से सही पटल पे उनके सामने रखी जाए, उनको समझा के, तो वो कभी भी उसको मना नहीं करते हैं, जैसे उन्होंने पहले भी कोई बात मना नहीं की है। तो मैं आज भी आपको आश्वस्त करके जाता हूँ इसी मंच से कि बहुत ही जल्द हम ये बच्चों के लिए जो पढ़ाई के लिए हम ये शुरुआत करने जा रहे हैं, इसमें पूरा सहयोग भी करूंगा और ये करवा के दूंगा आप लोगों के आशीर्वाद से। जब हमारा समाज एकजुट होता है तो कोई भी लक्ष्य उद्देश्य नहीं रह जाता, मेरा यह मानना है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आज आप लोगों को बहुत ही विनम्रता से एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपने मेरा मान सम्मान बढ़ाया और आप लोगों ने हौसला अफजाई की, जो आपने विश्वास प्रकट किया है, मैं आपके विश्वास को आगे लेके जाऊंगा। और मैंने एक प्रथा की शुरुआत की थी राज्यसभा में, जब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोल रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में
राम का वर्णन क्यों हुआ है, भगवान राम का वर्णन क्यों किया गया है। तो मैंने उनको ये बात कही थी, मैं हरियाणा से आता हूँ और हरियाणा के अंदर हमारे यहाँ ऐसी रीति है, रिवाज है कि जब आप किसी को मिलते हैं, किसी का अभिवादन करते हैं तो राम राम कह के उनका अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और अगर किसी से नाराज होते हैं तो उसको भी कहते हैं भाई तेरे को मेरी राम राम है। तो मैं उनको भी मैंने यही कहा था संसद में कि भैया आप लोगों को भी राम राम है, आप हमारे आस्था के विषय को कृपया करके इस तरीके से ना देखें कि हम ये सिर्फ धर्म के लिए कर रहे हैं। ये हमारा आस्था, हमारी कल्चर, हमारी विरासत का हिस्सा है और हमें इससे आप वंचित नहीं कर सकते या शर्मिंदा नहीं कर सकते कि हम ना कहें। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि जो हमारा विरसा है, हमारी विरासत है, कृपया करके खासकर मेरे जो नौजवान साथी हैं, आने वाले समय में एक बात कर लीजिए कि जब भी मिले तो राम राम करके ही मिले, राम का नाम लेकर ही मिले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जाने से पहले एक बार फिर जोर से भगवान परशुराम जी की जय, भगवान परशुराम जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।